हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मफल। इंसानों का कर्म उसे अवश्य मिलता है। एक गांव में एक फौजी था। बेचारा फौजी बहुत सरल और सीधा था। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। फौजी ने शादी भी नहीं की थी, सो उसके बच्चे भी नहीं थे। भाई नहीं, बहन नहीं, वह अकेला ही कमाता और अकेला ही खाता था। उसके खर्चे के बाद जो पैसे बच जाते वो उसे फौज में जमा करता जा रहा था। समय बीतता रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है जो फौज में माल सप्लाई करता था। उन दोनों के बीच परिचय बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल जाती है। वो दोनों अक्सर मिलते जुलते थे और एक दूसरे की खैर क्षेम पूछा करते थे। एक दिन सेठ उस फौजी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार का अच्छा अनुभव भी है। सो तुम्हारे पास जो पैसे हैं मैं उसको अपने कारोबार में लगाकर कुछ ही दिनों में उन पैसों को मैं बढ़ा दूंगा। फौजी ने कहा, सेठ जी भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? सेठ ने बोला, अरे फौजी भाई, जो पैसा तुम्हारे पास है वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उतने के उतने ही पड़ा है। यदि तुम मुझे दे देते हो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और कारोबार में जो फ़ायदा होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और तुम्हारा मूलधन भी तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर फौजी बड़ा खुश हुआ और उसने अपना पैसा सेठ जी को दे दिया। फौजी ने सेठ को अपने पैसे दे दिए और सेठ जी ने उन पैसों को अपने व्यापार में लगा दिया। समय के साथ साथ सेठ का व्यापार भी बढ़ता गया। सेठ को खूब कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बढ़ गया। फौजी अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा, परंतु कुछ ही दिन बाद बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की घोषणा हो गई और उस फौजी को लड़ाई में जाना पड़ गया। लड़ाई के मैदान में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए गया। वह घोड़ी इतनी अड़ियल और बदतमीज थी कि फौजी जितनी जोर से लगाम खींचता वह घोड़ी उतनी ही तेज भागती थी। लगाम इतनी बार खींचते खींचते उस घोड़ी के गलफर तक कट फट गए, मगर वो फिर भी फौजी के वश में नहीं आ रही थी। परिणाम ये हुआ कि घोड़ी दौड़कर दुश्मन के गोल खेमे में जाकर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से फौजी दुश्मन से बुरी तरह घिर गया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अंततः वह घोड़ी भी मर जाती है। जब सेठ को यह समाचार मिला कि युद्ध में फौजी की मौत हो गई है तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। सेठ का खुश होना उसके नियत की गवाही दे रही थी। सेठ को मालूम था कि उस फौजी का कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। सेठ मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब मेरे पास पैसा भी हो गया है, मेरा बिजनेस भी चमक गया है, अब पैसा लेने वाला भी कोई नहीं रहा। यह सोचकर सेठ बहुत खुश हुआ। समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में खुशी आई। उनके घर लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं कि भगवान की बड़ी दया है उन पर। सेठ की तो मानो लॉटरी लग गई हो। उसके पास खूब पैसा भी हो गया, उसका व्यापार भी खूब चल पड़ा और भगवान की कृपा से लड़का भी हो गया और अब कोई लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय निकलता रहा और सेठ का वो लड़का बड़ा हो गया। वह लड़का समझदार था और पढ़ने में होशियार था। सेठ जी ने उसे ठीक से पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब ये मेरा कारोबार संभाल लेगा। कुछ दिनों के बाद सेठ ने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी करते ही उसके घर में बहू रानी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में उसके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब सेठ अपने बेटे को डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास
दौड़ दौड़ के थक चुके हैं। वैद्य जी जो भी दवा दे रहे हैं वह दवा कोई असर नहीं दिखा रही है। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। खूब पैसा बर्बाद हो रहा है, पर बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। रोग खत्म नहीं हो रहा है और पैसा भी खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने ही हार मान ली और कह दिया कि मर्ज लाइलाज है। इसको कोई असाध्य रोग हो गया है और तुम्हारा ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों एवं वैद्य के जवाब देने पर सेठ निराश होकर बेटे को लेकर रोते बिलखते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? सेठ ने कहा, ये हमारा बेटा है, ये अब जवान है। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर मदद करेगा, पर अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया। जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बताया कि इसे असाध्य रोग हो गया है जो लाइलाज मर्ज है। अब इसे घर ले जाओ, ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। कहाँ नहीं इलाज कराया इसका, अपने जीवन भर की कमाई लगा दी इसे बचाने में, फिर भी इसका बचना मुश्किल लग रहा है। अब तो जेब में 2 आने ही बचे हैं। दिल छोटा मत करो, अधीर क्यों होते हो? आप मेरे घर के पास आ जाओ, वहाँ मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं। उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। बस अब बिना देर किए जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और वैद्य जी को सारा हाल कह सुनाया। वैद्य जी ने सेठ को 2 आने की पुड़िया दे दी। उसने दवाई की पुड़िया अपने बेटे को खिलाई, पर बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी का रो रो कर बुरा हाल। सेठानी भी बदहवास रोए जा रही थी और घर में बहुरानी, पूरा गांव भी रो रहा था। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सेठ जी का बेटा भरी जवानी में मर गया और बहुरानी का जीवन जवानी में ही बर्बाद हो गया। बेचारी टूट ही गई है। तभी गांव में अचानक एक महात्मा जी आ जाते हैं। महात्मा ने गांव वालों से पूछा, क्यों भाई, कोई बताएगा ये रोना धोना क्यों है? लोग बोले, महात्मा जी बेचारे इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी ये रोना धोना क्यों? सेठ, महाराज जी आप कैसी बातें करते हो? जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो भला क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना आ रहा है? सेठ बोला, महाराज मेरा बेटा मरा है तो और किसको रोना आएगा? महात्मा, उस दिन तो आप बहुत खुश हो रहे थे सेठ। सेठ, मैं किस दिन खुश हो रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं? महात्मा, तुम्हारे मित्र फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था। सेठ जी, हाँ, कारोबार के उसने पैसा लिया तो खुशी थी। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था सेठ जी। महात्मा, तुम्हारा फौजी मित्र मरा था, तुम कितना खुश हो रहे थे। अरे जिस दिन फौजी मर गया तुमने तो सोचा कि अब क्या, वो तो मर गया तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे पास माल भी बहुत हो गया है, कारोबार भी खूब चमक गया है और किसी को अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, ये सोचकर बहुत खुश हुए थे तुम। सेठ जी लज्जा से सर झुकाते हुए, हाँ महाराज ये सच है, मैं खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ जी, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी तुमने। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे सेठ जी जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज इसमें गलत क्या है, लड़का पैदा होता है तो कोई खुश नहीं होता है क्या? मैं भी खुश हो गया तो क्या बात हो गई? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, महाराज किस दिन? महात्मा जी, अरे जिस दिन तुम अपना बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज भला बेटा ब्याहने जाता है तो कौन खुश नहीं होता, हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश था। महात्मा जी, जब इतनी बार खुश हो गए सेठ तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ, महाराज ये आपका जरा सी बात लगता है, मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? महात्मा, अरे सेठ जी शायद तुम अब भी नहीं समझे, वही तुम्हारा फौजी दोस्त अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आ गया।
उसकी पढ़ाई लिखाई और खाने में, पहनने में और उसके शौक श्रृंगार में जितना धन लगाया था तुमने लगाया, और उसकी शादी ब्याह में कुछ लग गया, और बचा कुचा ब्याज दर ब्याज लगाकर उसने डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब तुम्हारी जेब में मात्र 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और 2 पैसे का पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ ने कहा, महाराज हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो मान लिया, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो हमारी जवान बहू रानी घर में तड़प रही है, बेसुध रो रही है, भरी जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था महाराज कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जंग में उसे धोखा दिया था। भरी जवानी में उसको उस घोड़ी की वजह से धोखा मिला और वो मारा गया। उसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया था। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें एक दिन तो देना ही पड़ता है। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।